तुम क्लास 12 पे आ रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। इसका ट्रीटमेंट क्या, अगर सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिला हो तो स्टैंड लो एडजस्टमेंट क्या होगी। जब एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो डिविडेंड इनकम किसकी बुक्स में, एसएफएस में मतलब होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री है। ठीक है, तो डिविडेंड हमें मिलेगा, डिविडेंड रिसीवेबल तो डिविडेंड इनकम हो जाएगी। फिर डिविडेंड इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जो कलेक्शन होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीवेबल खत्म। एज पर देयर इज नो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बुक्स में कोई अकाउंटिंग नहीं होगा। इफ डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड इट इज पेंड, अरे ठीक है यार, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड इन सीएफएस, सीएफएस में ऐसे क्या एडजस्टमेंट करोगे आप, सीएफएस में क्या एडजस्टमेंट करोगे। तो होल्डिंग ने, मान लो एग्जाम्पल, होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर करके 90% शेयर्स ऑफ सब्सिडी फॉर 1,60,000। पोजीशन ऑफ सब्सिडी की शेयर कैपिटल 1,00,000 है, पीएनएल 20 है, और पोजीशन ऑफ सब्सिडी की ओपनिंग में थी पीएनएल 20, पीएनएल 30 हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 90% 9,000 का डिविडेंड इसको मिलना चाहिए। होल्डिंग कंपनी खुद का बैलेंस है तो समझिए, अब देखो 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस है प्लस डिविडेंड कर देंगे जो उसने, अच्छा सब्सिडी ने डिविडेंड पे करा, डिविडेंड ऐड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट इतना हो गया, ओपनिंग माइनस कर देंगे तो इतना कमाया। अब इतना कमाया उसने, प्रॉफिट एंड बाय सब्सिडी, ठीक है। अब इसमें से उसने डिविडेंड दे दिया, वहाँ पे उसने पीएनएल में अपने डिविडेंड क्रेडिट कर लिया होगा, वहाँ पे ऐड कर देंगे 20,000। शेयर होल्डिंग 20,000, शेयर होल्डिंग का प्रॉफिट, डिविडेंड मिला कितना, और प्रॉफिट क्योंकि 20,000 कमाया उसने, 20,000 का 90% 18,000 हो गया, 20,000 का 90%, 20,000 का 90% 18,000 हो गया। फिर जो डिविडेंड उसने दिया वो माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस इतना हो गया 2,09,000। तो इससे अच्छा यार सीधा मुझे 2,00,000 दे रखा था, डिविडेंड आपने जितना डिस्ट्रीब्यूट करा 9,000 ऐड कर देते। इसमें क्या आपने पहले उसका एक्विजिशन का प्रॉफिट ऐड करा, फिर डिविडेंड हटा दिया, क्लोजिंग बैलेंस ही हो गया। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन करिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड बाय सब्सिडी आफ्टर डेट ऑफ क्लोजिंग एड प्लस अमाउंट डिविडेंड, जो पहले डिविडेंड ऐड करेंगे फिर ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएनएल, ठीक है। क्वेश्चन 50 है इसी पे ही, लेट्स सी क्वेश्चन 50 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो है 50, क्वेश्चन 50 है, इसमें हमने क्या करा, 80% शेयर परचेज करा वो 1,40,000 का, और उसकी उस टाइम कैपिटल थी 1,00,000 और प्रॉफिट एंड लॉस था, शेयर कैपिटल ही 1,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 का था। अब 60,000 का था और इसने प्रॉफिट कमाया 20,000, जिसमें ऑलरेडी 30,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। ठीक है, तो टोटल कितना कमाया होगा, 30,000 प्लस 20,000 इंटू 50,000, उसका 80% है 24, 50,000 का 40,000 प्रॉफिट उसके पास जाएगा, और 30,000 जो डिविडेंड करा उसमें से 24,000 उसके पास जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीआई निकालने के लिए इसने दे रखा है, जो फेयर वैल्यू है एनसीआई की वो वही होगी जो परचेज़ के टाइम पे है। मतलब हमने परचेज जो करा था 1,40,000 का, कितना 80% का करा था, तो 20% में कितना होगा 35,000, तो एनसीआई हो जाएगी 35,000। इसी के अकॉर्डिंग गुडविल में निकल जाएगी। फिर इसने कहा अमाउंट क्या होगा एनसीआई का ऑन 1 अप्रैल X1 35,000 होगा, और हम फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं। एंड 31 मार्च X2 को क्या होगा, तो 35,000, 30,000 का उसने डिविडेंड दिया इंटू 20%, तो 30,000
का डिविडेंड इंटू 20%, 6,000 और 35,000, 41,000। 30,000 इंटू 20%, 6,000 और प्लस ओपनिंग में था 35, 41। क्लोजिंग बैलेंस डिविडेंड तो उसको मिलेगा ही, उसे एक्विजिशन प्रॉफिट का 20% निकालो भाई साहब, तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो 35 + 4 39 का हो गया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ध्यान गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पता आपको, दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। और क्या पूछा था, एंट्री बतानी थी मेरे को कि डिविडेंड कैसे रिकॉर्ड करेगा XYZ। तो डिविडेंड कैसे लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, बस डिविडेंड इनकम तो P&L 24,000 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे बताना पड़े, नॉर्मली जो चुन्नू पुन्नू सा क्वेश्चन है। एक ने एक्वायर करा, ब्लू हेवन ने एक्वायर करा 100% सब्सिडरी, ठीक है, और फेयर वैल्यू के साथ यहाँ पे दे रखा है एक्विजिशन डेट पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी ने बोला है कि प्रिपेयर करो बैलेंस शीट बनाओ, सीधा एंट्री कर देते हैं, फिर इसी से तब काम कर लेंगे। एंट्री मारी हमने, एसेट्स आ गई फेयर वैल्यू पे करंट, और लाइबिलिटीज आ गई हमारी, और पीसी हमने पे किया, जो बैलेंस आएगा वो गुडविल में जाएगा। गुडविल हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देंगे। और जो बचा हुआ सीन है, क्या बचा हुआ है, तो सबको ऐड करके, दोनों को ऐड करके बैलेंस शीट बना देंगे, दैट्स इट, ख़त्म, कुछ भी नहीं है। सब कुछ दे रखा है इसमें, मैं बताने का क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वाला 4th क्वेश्चन है। यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस उसने 100 की जगह 75% एक्वायर करा है। तो 25% तुम्हारा वो हो जाएगा। अब 25% NCI कैसे निकालोगे, आपको नेट एसेट पे निकालनी पड़ेगी, नेट एसेट निकालोगे उसका 25% कर दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका ये। अब सीधा आ जाएगा। अब बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तो मैच कर गई थी, पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इसलिए बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगी, दैट्स वाई। तो इतना ही था इसमें। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन 6। इसमें हमने क्या करा, हमारे पास सब्सिडी थी, बहुत सारी सब्सिडी थी, जिसमें हमने एक सब्सिडी को बेचवा, फिर यहाँ पे भी एंट्री करो, और यहाँ पे क्या कर लो, आप अपना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप एंट्री करोगे ना, तो गुडविल भी लेके जाना आप साथ में, उस कंपनी की गुडविल जो है, जो सब्सिडी की गुडविल है, वो भी साथ में लेके जाना, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी आपका ये ख़त्म। और कुछ है, एंट्री करो, पैसे कमाओ, ट्रेड पेबल गुडविल लेके जाना, और कुछ को और कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 सबसे सिंपल है, और आपको लगे 24 मिनट 25 मिनट मान लेते हैं, वो भी सही नहीं है। वर्किंग ठीक है, बस वर्किंग भी नहीं ठीक है, दैट्स वाई आपको नंबर मिलते नहीं हैं। तो उन्हें पूरे 25 मिनट लगाए, और यहाँ पे 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिले, मैक्सिमम 2-3 नंबर। अब यहाँ पे मैं बड़ा, ठीक है, इसमें एक ने 100% सब्सिडी एक एक्वायर कर ली, कंपनी को 100% सब्सिडी बना ली, और इसमें 1 2 3 से 4 एडजस्टमेंट है। सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी करेंगे हम, मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें ले रखा है 10% से डेप्रिसिएशन लगता है। तो जो क्लोजिंग पे है प्लांट एंड मशीनरी 13,50,000 और 90% पे है, तो उसे हम 90% से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ओपनिंग आ जाएगी। ओपनिंग में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये ठीक है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगा के हमें 31 अक्टूबर की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ पे फेयर वैल्यू देखेंगे, जितना इंक्रीज़ होगा उसको इंक्रीज़ कर देंगे। फिर जो फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 महीने का, 20 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 1 लाख का, और वहाँ से 75 का हमने लगाया 1.5 लाख, तो 25,000 का डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगा, जो हमने नहीं लगाया वो, ठीक है। अब जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, कहाँ पे, कितने की इंक्रीज़ हुई है, 5,75,000 की। ये हमें काम आएगी, मैं बताऊँगा कहाँ काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 का डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ हो गया, और वहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड कर लिए 5,75,000 ऐड कर लो, और
24 लाख ये कर लो, और जो क्लोजिंग की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी आ रही है, नहीं 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 ऐसे मत करो, सीधा जो आपने 20 लाख पे लगाया है, 20 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया 6 महीने का, तो आपकी क्लोजिंग आ रही है 19 लाख। 19 लाख में आप 24 लाख ऐड कर दो, ये आपका क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी कंसोलिडेटेड, ठीक है, ये आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड एडजस्टमेंट करनी है हमें, पीएनएल उठाते हैं, ठीक है, पीएनएल उठा के पीएनएल से उठाएंगे, तो पीएनएल उठा लेते हैं हम क्लोजिंग हमारा रिटेन अर्निंग है XYZ, मतलब सब्सिडी का उठाएंगे, वहाँ से उठाए। फिर जो इसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा, अब यहाँ पे डिविडेंड वाली ये बात है, तो डिविडेंड किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसने इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 20 लाख इंटू 10%, 2 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा, 8 लाख का 20, 8 लाख का प्रॉफिट में 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 10,20,000 का, और कुछ है नहीं, ठीक है। फिर मैंने इसमें से ओपनिंग माइनस कर दिया, मैं क्या निकालूँ 6 महीने में कितने कमाए, और जो प्रॉफिट आया उसको 6 महीने में बांट दिया, तो मैंने 6 महीने में 3,60,000 कमाए, और मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो 25 गया, मेरा प्रॉफिट अब ये बढ़ जाएगा, इसमें ये होल्डिंग को चला जाएगा, ठीक है। अब वहाँ जो डिविडेंड मिला, रिटेन अर्निंग है उसके पास, होल्डिंग के पास 5,72,000, उसने डिविडेंड ऐड कर लिया था, तो वहाँ से हम 2 लाख माइनस करेंगे, प्लस ये वाला प्रॉफिट ऐड कर देंगे 3,75,000, तो उसका बैलेंस 7,07,000 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, हाँ, अब हमें निकालनी है गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी है, तो अब इसके लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। जो हमारा सबसे पहले क्या लेनी है, या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर लो, तो वैसे तो लायबिलिटी मत करो, कन्फ्यूज़न होगी, इससे अच्छा तो आप ये कर लो, कैपिटल उठाओ, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग भी ले लो और अदर रिजर्व्स भी ले लो, तो 10 लाख अदर रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व है। रिटेन अर्निंग हमने वो लेनी है जो 6 महीने तक आएगी, तो हमने माइनस कर दी ओपनिंग, और जो 6 महीने में करा वो ऐड कर दिया। अब प्लस हमारे में ये अपवर्ड और डाउनवर्ड हुए हैं, तो एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज़ हुआ, 10 लाख ऐड कर लो, इंक्रीज़ हुआ, ये माइनस कर दो, और क्या है, प्रॉफिट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ 5,75,000 हमारी जो इंक्रीज, 5,75,000 प्लांट एंड मशीनरी में इंक्रीज़ हुआ था 1 अक्टूबर को, तो 52,50,000 हमारा आ गया नेट एसेट। नेट एसेट में से माइनस को तो आपने पीसी पे करी है 34 लाख की, तो हमें 52 लाख की एसेट्स मिल गई, 34 लाख पे करके कैपिटल रिजर्व आ गया, इसे कैपिटल रिजर्व में डाल दो, कैपिटल रिजर्व में डाल दो, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपका जो ये ऊपर नीचे हुआ है आप इसको भी इंक्लूड करना, जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो तो इंक्लूड होगी ही होगी, अलग से ये भी इंक्लूड होगी। जैसे इन्वेंट्री दे रखी है हमें 12 लाख, होल्डिंग की सब्सिडी की 3,64,000 है, और इन्वेंट्री यहाँ भी इंक्रीज़ हुई है तो 1.5 लाख हम ऑर्डर कर देंगे, तो हमारी इन्वेंट्री हो जाएगी 17,14,000। तो इसमें यही का यही है और कुछ भी नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर देते हो जस्ट प्रॉपरली, देखो मैं सारा आ गया, और ये ध्यान रखना ये सारी एडजस्टमेंट ऐड कर लेना पीएनएल में, ठीक है। क्वेश्चन ने खुद बोला है कि आप जब बनाओगे बैलेंस शीट तो इसको कंसीडर करना, तो ये ऐड कर लेना। प्लांट मशीनरी, गुडविल हमारी आई नहीं थी, गलत आ गई थी, ट्रेड रिसीवेबल में भी ऐड होगा, इक्विटी वही रहेगी, अदर इक्विटी भी सेम ही रहेगी, रिटेन अर्निंग चेंज होगी, 5,72,000 का प्रॉफिट था, इसमें से आपने 3,35 ऐड करा, माइनस 2 लाख डिविडेंड कर दो क्योंकि आप ऑलरेडी ऐड कर चुके, साथ साथ वो हमारा आ गया वो, ठीक है। इतना यहाँ पे कंप्लीट है। इसमें इसके अलावा अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्सिडी एनसीआई आता है। अब देखते हैं मैं कितना सही कर पाता हूँ, ट्राई करता हूँ। सारी एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन कर दी। ओके, हमने ये क्वेश्चन भी करा, तो भाई साहब इसमें आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है, बहुत बढ़िया, गजब गजब है। बस आपने एक गलती कर दी, उसकी वजह से आप चूक गए। उसने क्या गलती करी है बताऊँ, क्या गलती करी है? आपको जो एनसीआई निकालना होता है वो कैसे निकालता है, हमने प्रॉफिट निकाला, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट होल्डिंग हो जाएगा, सबसे होल्डिंग हो जाएगा, एनसीआई हो जाएगा। चलो होल्डिंग में आपने क्या करा, होल्डिंग का प्रॉफिट में ओपनिंग था और उसमें ये वाला प्रॉफिट ऐड करो, डिविडेंड माइनस कर दिया, बस
यही चीज़ एनसीआई में भी करनी है और सब मैच, यही चीज़ एनसीआई में भी करनी है और सब मैच, यही चीज़ एनसीआई में भी करनी है और सब मैच। ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ ओके। यही चीज़ एनसीआई में भी करनी है सब मैच। तो एक बार मैं फिर से आपको एडजस्टमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी उठाएंगे, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी उठाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी में से हम ओपनिंग पे जाएंगे, ओपनिंग से 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यू 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर की वैल्यू से फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो एडिशन होगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब कि सेव कर लेंगे बुकिंग में। प्रसाद है, इतना ही मिला बस। भैया प्रसाद है ये। नोट कर लेंगे वर्किंग में, फिर वहाँ से लगाएंगे 1 अक्टूबर से लगाएंगे फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन, और जो 6 महीने पे लगा है पूरे साल में लगा बुक्स में, और इसको कंपेयर करके एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ये आ गया एडिशनल डेप्री। अब चलते हैं पीएनएल पे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। हम उठाते हैं किसका, रिटेन अर्निंग सब्सिडी का 164, फिर वहाँ पे ऐड करते हैं डिविडेंड जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर उसको ऐड करके फिर हम क्या करते हैं, ओपनिंग माइनस कर देते हैं। ओपनिंग माइनस कर दी, फिर 6 महीने का माइनस कर देते हैं, आ गया ये 6 महीने में हमने जितने कमाया, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, फिर नेट आ गया बांटने के लिए। अब हम इसको बांट देंगे सब्सिडी और होल्डिंग को, यहाँ पे बांट दिया 40%, यहाँ पे बांट दिया 60%। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग हम उठाते हैं किसकी, होल्डिंग की। होल्डिंग की रिटेन अर्निंग उठाई, हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया जब भी हमने बांटा था, और जो डिविडेंड हमने ऊपर माइनस करा था यहाँ भी हम वहाँ पे ऐड करा था, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमें बताना है कि ठीक है, ठीक, ये हमने माइनस कर दिया। अब सेम यही चीज़ करनी है उसमें एनसीआई में। अब एनसीआई तो हमारे पास है नहीं, एनसीआई कैसे निकलेगा, पहले आप नेट एसेट निकालो। ठीक है, तो पहले नेट एसेट निकाल लो, तो इसका मतलब ये वर्किंग मेरे को पहले करनी पड़ेगी। हाँ, ये वर्किंग मेरे को यहाँ से पहले करनी पड़ेगी ताकि मेरा नेट एसेट आ जाए। ठीक है, तो नेट एसेट कैसे आएगा, नेट एसेट आप पहले शेयर कैपिटल उठा लो, और शेयर कैपिटल उठा लो, अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग मत लेना, क्योंकि वहाँ पे पूरे साल का प्रॉफिट है, उसमें एडजस्ट नहीं होना। तो शेयर कैपिटल और अदर रिजर्व, फिर हमें क्या करना है, हाँ वहाँ से पहले ये ज़रूरी है इसमें काम है, तो वही करिए। फिर हम वहाँ से 60,000 ओपनिंग का ऐड कर लेंगे, 72,000 6 महीने का ऐड कर लेंगे। फिर जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है वो सारे में, जैसे इसमें ये इंक्रीज़ हुआ है 2 लाख, ये लैंड बिल्डिंग ऐड कर लेंगे, इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज़ हुई थी वो भी ऐड कर लेंगे, और माइनस कर देंगे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज़ होता है, ये माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेट एसेट। अब नेट एसेट पे आप सीधा 40% लगा दो, 10,57,000 पे 40% कर दोगे, 4/22,800, ये हमारा एनसीआई आ गया। पीछे आपने पे करा, यहाँ से गुडविल निकाल लेना। ठीक है, गुडविल आ गई, गुडविल ठीक है आ गई। अब नेट एसेट भी आ गया। अब नेट एसेट्स पे यहाँ पे आपने जो प्रॉफिट बांटा था तो उसको ऐड करो 26,800, और माइनस कर दो जो आपने डिविडेंड दे चुके हो 16। तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस किसका, एनसीआई का। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, आप उठा के बस कॉपी पेस्ट करते जाओ। थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप कंसोलिडेशन करोगे तो ये जो आपकी जो एडजस्टमेंट दे रखी है फेयर वैल्यू को, आप इसको भी कंसीडर कर लेना उसमें बैलेंस शीट बनाते टाइम। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, ख़त्म, इट्स ओवर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है, बट समझने में थोड़ा मेरे को टाइम लग गया। अब इसने दे रखी है मैं बैलेंस शीट पीएनएल, अभी क्वेश्चन उससे रिलेट कर रहा है पहले वाले क्वेश्चन से जो हमने करा था। ठीक है, जहाँ पे हमने छोड़ो, इस क्वेश्चन से पता लगा 3, 4, 5 से रिलेटेड है ये। 5वां तो ये खुद ही 3, 4 से रिलेट कर रहा है। इसने बोला था कि हमने 75% ऑरेंज की ली है और 4500 लाख दिए हैं। ठीक है, अब हमने इसको 4500 लाख दे दिए, तो क्या हुआ, तो हुआ क्या,
तो हुआ क्या, तो हुआ क्या, तो हुआ क्या। ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है कि भैया वो एमोटाइजेशन करेंगे गुडविल का और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब यहाँ पे पहली बात ये है, उन्होंने जो डेप्रिसिएशन लगाया ना वो सिर्फ एडिशनल पे लगाया जो फेयर वैल्यू पे ज़्यादा पे लेके आए थे। मतलब वो 300 पे ज़्यादा पे लेके आए थे, उन्होंने 20 से डिवाइड कर दिया, 15 पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब इसने प्रॉफिट 550 का दिया हुआ है, तो ठीक है चलो 535 का प्रॉफिट होगा। अब इन्होंने एक और बात कर दी, एक और बात कर दी, इन्होंने एक और बात कर दी, ठीक है, कि जो इन्वेंट्री थी वो कितने की थी, वो थी 500 रुपये की और 600 की लेके गए थे, तो उन्होंने उसको भी माइनस कर दिया। अब 435 का प्रॉफिट बचा। अब 435 का प्रॉफिट 75 बोलेगा, 326 और बाकी बोलेगा, तो 326 उसने लिया, किसने, होल्डिंग ने, होल्डिंग ने 326 लिया प्रॉफिट। कौन गया क्वेश्चन, हाँ, होल्डिंग ने 326 लिया। ठीक है, और ठीक है इसने लिया 326। अरे यार क्या हो रहा है, फिर 11,000 प्लस किया। हाँ, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात तो हर ये तब हो गई जब इसने गुडविल सिर्फ होल्डिंग में से ही घटाई। ये क्यों करी ये मेरे को नहीं पता, मैं तो पूरे में से घटा देता। गुडविल इसने जो अमोटाइज करा वो सिर्फ उसमें से ही घटाई। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉफिट आ गया इतना। फिर पीपी तो आपने जब डेप्रिसिएशन इस पर निकाला है तो सबको ऐसे ऐड करो, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, बस वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। और एनसीआई में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो उसने एनसीआई था उसने प्रॉफिट शेयर कर दिया, प्रॉफिट निकालने की कन्फ्यूज़न थी और ये थी। बाकी सारा आप वैसे ही मैच कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। और एमोटाइजेशन करोगे तो गुडविल भी कम होगी ना भाई साहब। ठीक है, 975 माइनस 10%, और कुछ भी नहीं है इसमें। गुडविल इसने सिर्फ वहाँ से क्यों निकाली, होल्डिंग से ही क्यों निकाली, मेरा ये क्वेश्चन डाउट है। और इसने 100 रुपीज़ क्यों माइनस करा, हायर वैल्यू पे इन्वेंट्री सोल्ड विद हायर वैल्यू। तो कंसोलिडेशन करते हैं तो चलो प्रॉफिट घटा देते हैं, तो एक तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी होता है। अब इतना कुछ खास था नहीं, लिखा तो इम्पॉर्टेंट है। और एक क्लास अब जाके ख़त्म हुई है हमारी। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन 6 है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वाला जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा कच्चा भी है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। एक होल्डिंग है, एक सब्सिडी है। सब्सिडी ने क्या करा, अपने एक परचेज़ खरीद, पीपी परचेज़ करा 10 लाख रुपए का, 10,25,000 का। ठीक है, और एक साल यूज़ करा और अगले साल बेच दिया अपनी होल्डिंग को। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लगाता है वो। तो जब वो लगा रहा था डेप्रिसिएशन तो 5 लाख रेसिडुअल वैल्यू थी। ठीक है, 5 लाख रेसिडुअल वैल्यू थी और 21 साल की लाइफ थी। तो उससे हमने डेप्रिसिएशन निकाला 25,000 था, तो 10,25,000 में से 25,000 गए, 10 लाख की मशीनरी बची। अब नेक्स्ट ईयर उसने बेच दिया होल्डिंग को 11 लाख में, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। आपको सारी एंट्री परचेज, डेप्रिसिएशन और सेल्स तीनों रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एसएफएस में, किस में, टेलीकम्युनिकेशन और उसमें मतलब होल्ड सब्सिडी में। फिर होल्डिंग में गए, होल्डिंग ने मशीनरी परचेज करी, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब हम सीएफएस में आते हैं, सीएफएस में आपने जो प्रॉफिट बुक मारा है उसे तो कह लो रिवर्स। ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट मारो और पीपी कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीपी। हाँ ठीक है, प्रॉफिट कम हो गया, एसेट्स कम हो गई, राइट। पीएनएल अकाउंट डेबिट या पीपी, ठीक है, प्रॉफिट भी कम, एसेट्स भी कम। अब यहाँ पे एक अनोखी एंट्री ये हुई कि भैया जो
होल्डिंग ने डेप्रिसिएशन लगाया, मैंने जो सब्सिडी का डेप्रिसिएशन, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ये देखना, जब उसने बेच दी तो वहाँ पे उसकी लाइफ तो 20 साल हो गई और बट उसका रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो गया। तो होल्डिंग तो अपने हिसाब से लगाएगा क्योंकि उसने 11 लाख की ली, तो उसी के हिसाब से लगाएगा 11 लाख माइनस 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 20, तो उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 37,500। और अगर यही चीज़ सब्सिडी करता तो उसके बाद 10 लाख की एसेट थी, 3.5 लाख का रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई 20, तो उसका 32,500 आता। तो इस दोनों का जो डिफरेंस आया है 5,000 का, तो यहाँ हमने क्या करा, एसेट्स को बढ़ा दिया और पीएनएल क्रेडिट कर दिया। यहीं पे एक ट्रिक है, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये क्यों किया हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को, क्यों करा है पता नहीं, तो लेट्स याद कर लेते हैं और क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ क्योंकि अभी मेरे को क्लियरली नहीं समझ आया है, तो मैं पहले आपको समझाता हूँ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, करंट ईयर के स्टार्टिंग में एबी लिमिटेड ने 90% होल्ड कर रखे हैं, 90% होल्ड कर रखे हैं बीसी लिमिटेड के। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में एबी लिमिटेड ने क्या कर दिया, सेल कर दिया 70% ऑफ इट्स इक्विटी इंटरेस्ट। क्या कर दिया, एबी लिमिटेड ने सेल कर दिया 70% ऑफ इट्स इक्विटी लिमिटेड, मतलब सिर्फ 20% ही बचा है इन बीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड को, फॉर टोटल कंसिडरेशन 56 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली लूजेस कंट्रोल, हाँ ठीक है, जब 20% हो गया कंट्रोल खत्म हो गया। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल की डेट पे फेयर वैल्यू, मतलब जो उसने रिटेन कर रखा है उसकी वैल्यू है 16 करोड़, और नेट एसेट है और बीसी लिमिटेड का एंड फेयर वैल्यू 60 करोड़ का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसने सोल्व कर दिया 70% पे और टोटल कंसिडरेशन 56 करोड़ का है एंड 20% का फेयर वैल्यू 16 करोड़ है और फेयर वैल्यू 60 करोड़ का है। ठीक है, फिर नेट एसेट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करी हुई है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। एक डेट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में चलो नेट एसेट है हमारी, क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से आ रही है इनकम और 12 करोड़ एंड रिलेटेड एफवीओसीआई रिजर्व 6 करोड़। तो नेट एसेट में मेरा 6 करोड़ ही होगा ना, क्योंकि 12 माइनस 6 एसेट्स माइनस लायबिलिटी, क्योंकि रिजर्व बनाया है तो ये एसेट्स है, इधर रिजर्व है, 6 करोड़ नेट ले लो। ठीक है, अब नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी ऑफ 6 करोड़, जो नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी है, डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी ये मेरी लायबिलिटी है, मतलब कि नेट एसेट में माइनस हो रखी है। ठीक है, दैट हैज रिजल्ट इन अ रिजर्व, क्या एक रिजर्व है रिलेटिंग टू नेट मेजरमेंट लॉस, लायबिलिटी है, इसमें से लॉस होगा 3 का लॉस हो सकता है। नेट मेजरमेंट लॉस कितना है, 3 का। ठीक है, मतलब एक एसेट दे रखी है उसमें से रिजर्व बनाया तो 6 करोड़ पे कर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारा नेट मेजरमेंट लॉस होगा 3 करोड़ का, तो हम 3 करोड़ पे जो करना होगा करेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने जो ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं है, 10 करोड़ की है, जो इरिवोकेबल ऑप्शन है रिकॉग्नाइजिंग चेंज इन एफवीओसीआई हैड बीन अवेल्ड एंड रिलेटेड एफवीओसीआई रिजर्व इस 4 करोड़, इसका 4 करोड़ का एफवीओसीआई रिजर्व है, तो ये रिजर्व भी माइनस कर दो, तो 6 पे कर दो जो करना है तुम्हें। ठीक है, अब नेट एसेट है फॉरेन ऑपरेशंस के 20 करोड़ के, जिसमें से रिलेटेड फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व 8 करोड़ का है। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहा है सीएफएस जो है एबी लिमिटेड की 90% ऑफ एबव रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स हैं, 90% ऑफ एबव इंक्लूडेड इन द इक्विवेलेंट इक्विटी रिजर्व बैलेंस। 90% ऑफ एबव रिजर्व, ये जो रिजर्व है 90% ये इंक्लूड हो रखे हैं इक्विवेलेंट टू इक्विटी रिजर्व बैलेंस। अच्छा ठीक है, इक्विटी में इंक्लूड हो रखे, इक्विटी के रिजर्व में इंक्लूड हो रखे विद द 10% एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, वो 10% किसको जाएगा, एनसीआई को जाएगा, एज अ पार्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई इंटरेस्ट, क्योंकि भैया वो उसका पार्ट भी है तो उसका भी हिस्सा भी तो बनता है। ओके, तो
इतना तो मैंने समझा दिया। अब लेट मी चेक दिस आंसर, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन तो रीड कर लिया, अब मैं आंसर इसका बताता हूँ। इसमें आंसर दो चीज़ें आपको देखनी है। पहले तो आप डी रिकॉग्नाइज कर दो उसको, और जब आप सेल करोगे तो आपको सब कुछ ध्यान रखना है। इसमें बैंक डेबिट होगा, ठीक है, बैंक डेबिट होगा, फिर आपकी नेट एसेट जाएगी, ठीक है। अब बैंक आ गया, नेट एसेट आ गई, और क्या बचा है, हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी। अब एक चीज़ और है, एनसीआई था 10% का। एनसीआई जब हम बिजनेस लेते हैं तो एनसीआई क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब एनसीआई अब क्या करेंगे, बिजनेस बेच रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, ठीक है, एनसीआई डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे एनसीआई कितने से डेबिट करोगे, नेट एसेट निकालो भैया, नेट एसेट कहाँ दे रखी है, 60 करोड़ है, फेयर वैल्यू 60 करोड़, 10% 6, तो यहाँ पे डेबिट मार दो, तो जो बैलेंसिंग फिर आएगा हमारा प्रॉफिट है। अब यहाँ पे जो सारे रिजर्व दे रखे ना, फालतू की बकवास कर रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ जो उसने बोला था वो 90% हमसे रिलेट करता है, तो देखो अब इसमें दो में डिवाइड कर दो। पहला एक जो पीएनएल में चला जाता है, जो एक ऐसा ओसीआई जो पीएनएल में चला जाता है, और एक ओसीआई जो पीएनएल में जाता ही नहीं है, इररिवोकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे दो ओसीआई ऐसे हैं जो पीएनएल में जाएंगे। पहला जो हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट है, जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, और नेट एसेट नहीं, एफसीटीआर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ये दोनों पीएनएल में जाएंगे। तो ऐसा करो, इसको डेबिट मारो और पीएनएल में भेज दो। कितना भेजोगे, रिजर्व्स का 90%, तो 6 करोड़ का 90%, और 8 करोड़ का 90%, तो 6 + 8, इसका 90% करूँ तो 12.6 जाएगा। पीएनएल में मैंने भेज दिया 12.6। अब ऐसे रिजर्व्स जो पीएनएल के थ्रू नहीं जाते, पीएनएल इररिवोकेबल रिजर्व बोलते हैं, इररिवोकेबल ओसीआई, ठीक है। अब इसमें दो है, एक तो आपका डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी जिसमें लॉस आ रहा है। चलो अब लॉस की एंट्री करो, पीएनएल डेबिट मारोगे तो लॉस क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कर दो। और दूसरी है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो पीएनएल में नहीं जाती, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो एफपीआईसी रिलेटेड, उसका रिजर्व है 4 करोड़, ये भी पीएनएल में नहीं जाता। तो हम इसे पीएनएल में नहीं जाता, हमें पीएनएल में इसे रिटेन अर्निंग में भेजना है। तो 4 करोड़ इंटू 90%, 3.6, ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हमें इसे डालना है, रिटेन अर्निंग में क्रेडिट करना है। तो 3.6 हमारा ये हुआ, और 2.7 हुआ था वो लॉस, तो 0.9 हमारा अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में चला गया। बस की यही एंट्री है, यही है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आराम से अब समझ गए हो। इतने तो दो अटैम्प्ट दे चुके हो और मेरे को ये समझ नहीं आया, मैंने इतनी बार पढ़ा इसको, अब इससे बेटर तो मैं समझ नहीं सकता। समझ सकता हूँ अगर एक और अटैम्प्ट लगेगा तो, बट इस बार मोदी सरकार। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 10 है, ये बोल रहा है कि भैया 20 जुलाई को मैंने क्या करा, एक को एक्वायर करा, कैश दिया मैंने 15 लाख, और इक्विटी शेयर इशू कर दिए ये, और उसके पास कितने था, 2.5 लाख था। तो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर्स 15 लाख माइनस 2.5 लाख, तो मेरे को क्या बढ़ा, नेट कैश हमारा जाएगा 12.5, ठीक है। अब ये जब जा रहा है तो इतना ही दे दो कैश, तो इक्विटी तो इशू करनी है। फिर इसमें क्या करा, 10% और बाय करा। तो हम ये पूछ रहे हैं कैश फ्लो में कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। कैश फ्लो में देखो, पहली चीज़ तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट जो थी 12.5 की प्लस इक्विटी शेयर्स आपने, वो थी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और आप जब फर्दर करते हो तो उसे मानते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा आपका ये, ना कि इन्वेस्टमेंट में। समझ गया, थैंक यू। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नाम का ही बड़ा है कुछ नहीं इसमें। ये भाई, हाँ ये देखो, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट अलग अलग दे रखी है, तो इसमें इंफॉर्मेशन का वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको कंसोलिडेटेड CFS बनाने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी है, उसमें कैश फ्लो बनाना है, PNL बनाना है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, और तुम्हें बैलेंस शीट बनानी है। मैंने 2 ही चीज़ तक बनाई, फिर उसके बाद मेरा करने का मन नहीं करा, बड़ा बोर लग रहा है और
इसमें कुछ नहीं है, ये प्लस करते जाओ प्लस करते जाओ। जहाँ पे एडजस्टमेंट है हमेशा नोट का ध्यान रखना, नोट का ध्यान रखना आपका हो जाएगा। और इसमें देख देख के बताता हूँ आपको और क्या। हाँ, डाटा क्राइटेरिया में थोड़ा ध्यान देना, उसमें डिक्रीज़ इंक्रीज़ ही लेने। और बाकी चीज़ें तो, और ये देखना कि भैया जो सब्सिडी से लिया है वो कंसीडर मत करना उसको, क्योंकि उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। और जब आप, ये तो मैं कंसोल वो कैश फ्लो बनाना था तब बता था। और जब आपको पीएनएल बनाना होगा तो ऑब्वियसली आप उनकी चीज़ों को मत लेना, किसको, इन्वेंट्री करना, सब्सिडी में ये इसमें भी सब माइनस हो जाता है सब्सिडी का। हाँ, यहाँ पे अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में भी जो सब्सिडी का गेन हुआ है फेयर वैल्यू का, उसको भी कंसीडर मत करना। और जो फेयर वैल्यू का गेन, और हाँ, जब नेट प्रॉफिट आ जाए तो उसको दोनों में बांट देना। और नेट प्रॉफिट उस पर बांटना जो सब्सिडी होगी, सब्सिडी का परसेंटेज निकालना, सब्सिडी में जो भी प्रॉफिट आया है उसका 282688, ठीक है। सब्सिडी का प्रॉफिट था 8960, उसमें उसका एनसीआई का प्रॉफिट था 2688, बाकी जो बचा सब उसका हो जाएगा, ठीक है, होल्डिंग का। और ऐसे ही ओसीआई का भी करना है। फिर सोकी मैंने किया नहीं और पीएनएल मैंने किया नहीं, वैसे ही करना है जैसे बैलेंस शीट तो हम बनाते ही रहते हैं, तो ये तो वैसे ही प्रैक्टिस हो जाती है। सोकी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको अभी तो कर नहीं रहा, लेट्स सी, देखते हैं बाद में नहीं होगा, इतना भी मुझे पता है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। चलो 15 क्लास पे आ गए हम, और 2 ही क्लास बची है। लोग 15 क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चन है, 16 क्लास में 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, तो अभी मैं कर लेता हूँ इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंटिटी किसको बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट एंटिटी आप किसको बोले, 3 कंडीशन है, अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम इसको बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। पहली कंडीशन कौन सी है, वो एक और एक से ज़्यादा इन्वेस्टर से पैसे लेता है और उस पैसे को क्या करता है, वो इन्वेस्ट कर देता है और उसमें वो क्या देता है अपने इन्वेस्टर को, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो सारे पैसे हैं वो उसको इन्वेस्ट कर देगा, किसमें, इक्विटी, डेट में, बाकी कहीं भी, किस लिए, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो जो भी उसका वो होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर करेगा। ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम बोलेंगे कि वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। दैट्स इट। अब एक टॉपिक है एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी, जो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है उसकी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, वो इन्वेस्टमेंट को इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं होल्ड करता, ठीक है। और अगर उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है तो हम उसको ये नहीं कर सकते कि वो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। और अगर इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी डेट है तो एग्जिट की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट से आपकी अर्निंग होगी वो आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टर के लिए, खुद के लिए यूज़ नहीं करोगे, किसी और मेंबर के लिए यूज़ नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया, देयर विल बी नो एग्जम्पशन फ्रॉम कंसोलिडेशन, तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी कंसोलिडेशन से। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था क्या क्या कंडीशन थी, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और उसकी पेरेंट है कोई, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी। और अगर कोई उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी की सब्सिडी होगी तो वो सीधा होल्डिंग कंपनी बनाएगी और कोई नहीं बनेगा। नहीं समझ आया, मतलब एक होल्डिंग कंपनी है, उसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई, उसकी सब्सिडी है। अब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी की उसकी 2 सब्सिडी है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी तो अपनी सीएफएस नहीं बनाएगी, बट जो होल्डिंग कंपनी है वो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की और उन दोनों की सब्सिडी की और खुद की सबको कंसोलिडेटेड करके बनाएगी, बट इन्वेस्टमेंट नहीं बनाएगी। अल्टीमेटली अगर हम ये कह सकते हैं कि भैया होल्डिंग को बनानी पड़ेगी क्या, सीएफएस बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टॉपिक है, छोटे से, सिंपल से, क्यूट से। एक मैंने एक कंपनी बनाई और एच लिमिटेड, ठीक है, होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड। फिर मैंने उसकी एक सब्सिडरी बना दी, 51% मेरे पास है, एक एच लिमिटेड, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा, भैया मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं फालतू की चीज़ों में काम नहीं कर रहा, ये करेंगे अपनी सब्सिडी करती रहेंगे। मैं इस सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने लग गया, ये करने लग गया। तो भैया जो मेरी सब्सिडरी है ना,
उसको मैं सब्सिडरी से हटा के इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे। जैसे कि हमारा कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाता है, सेम वैसी एंट्री है। एनसीआई को डेबिट कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे डेबिट कर लूँगा और नेट एसेट भेज दूँगा, और क्या बचता है गुडविल, हम वो भी डी रिकॉग्नाइज़ कर देंगे। फिर अब वही है सेम, अब उल्टा। अब मैं नॉर्मल बिजनेस कर रहा था, नहीं मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। मैंने मान लो किसी कंपनी 51% शेयर होल्ड कर रखे, तो मैंने तो मेरी इन्वेस्टमेंट एक भले ही कुछ भी हो, तो जैसे ही मैं मेरी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता हूँ, तो मेरी सब्सिडी बन जाती है। तो मैं नॉर्मल सब्सिडी की एंट्री कर दूंगा, नेट एसेट आएगी मेरे पास, गुडविल डेबिट होगी या परचेज कंसिडरेशन डेबिट होगा, टू पीसी होगा और बाकी चीज़ें, ठीक है, टू एनसीआई, टू इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू। अब यहाँ पे हम लास्ट क्लास पे आ गए और एक ही क्वेश्चन है इसमें जो एग्ज़ाम में आया था इस बार, तो मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करना, एक बार मैं खुद को करना है आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन कंसोलिडेशन का है और चेन होल्डिंग का है, जो नवंबर 22 में आया था। मेरे को मिले थे 16 में से 8 या 9 नंबर, 7 नंबर कहाँ गए मुझे पता चल गया कहाँ गए। तो अब इसमें मैं जो प्रॉब्लम आती है वो मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है। चलो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट पे जाओ। वर्किंग नोट नहीं, इसकी नोट्स देखो, छोड़ो, जो बैलेंस शीट है वो तो है ही है, उसको छोड़ो। सबसे पहले बोलता है कि ये इसने 80% होल्ड किया था, उसका 75%, फिर ये बिजनेस ये है और ये 2 ओपनिंग दे रखी है और एक एडजस्टमेंट होती है बस, और कुछ भी नहीं है, और बैंड बच जाती है इस क्वेश्चन को करने में। पहला आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो। क्या करो, सबसे पहले ये जो 10 लाख की इन्वेंट्री उसने बेची है, इसमें निकाल लो अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट में से आप माइनस कर दो, इन्वेंट्री तो घटाओ ही घटाओ, इन्वेंट्री तो घटाओ ही घटाओ, ध्यान रखना ये काम आएगा, एंड में भूल मत जाना, ठीक है। इन्वेंट्री में से तो घटाओ ही घटाओ, 2 लाख का प्रॉफिट आएगा, और जो पीएनएल में से निकालोगे उसमें भी घटा दो। अब हम आते हैं सबसे पहले इस पे, वर्किंग नोट पहला बन गया हमारा। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या है, पहले हम ले लेते हैं एसएस लिमिटेड को। एसएस लिमिटेड में पहले रिटेन अर्निंग और रिजर्व्स दोनों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। एसएस लिमिटेड में रिटेन अर्निंग है आपका, एसएस लिमिटेड में आपका रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग है। पहले क्लोजिंग वाला ले लो, ठीक है। क्लोजिंग वाला ले लिया, कितना आएगा, और एसएस लिमिटेड का रिटेन रिजर्व्स 80 और ये रिटेन अर्निंग है ये। इसमें से ओपनिंग माइनस कर दो, रिजर्व 60 और ओपनिंग 30, ठीक है। रिटेन में 30 गया, यहाँ पे गया 7 तो 20 बचा, 10 यहाँ से गया, 10 बचा, यहाँ से 15 गया, यहाँ पे 15 बचा, -2 माइनस यहाँ पे 13 बचा। अब दोनों, अब यहाँ पे जब सब आपने निकाला, आपका मतलब मैंने क्या क्या माइनस किया, ओपनिंग माइनस कर दिया, फिर 6 महीने में जो कमाए वो माइनस कर दिया, और ये मेरा 6 महीने में कमाए, मतलब ये बाद वाले 6 महीने में कंसोलिडेट एक्विजिशन के बाद, तो ये मैं ऐड कर लूँगा। और यहाँ पे मैंने 2 प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों माइनस किया, क्योंकि उसने सेल करी थी इन्वेंट्री, जिसको प्रॉफिट उसको रिकॉन्सिल मतलब कि रियलाइज़ नहीं हुआ था, इसलिए उसको भी माइनस कर दिया। यहाँ पे 13 प्रॉफिट बचा। अब यहाँ पे ये जो मेरे को बांट देना है दोनों में, ठीक है। आप एनसीआई में दे दो और पी को दे दो, एनसीआई को दे दो, पी को दे दो। अब यहाँ पे एनसीआई में कौन सा रेट लगेगा, अब सुनो, एसएस लिमिटेड में हो आप, एसएस लिमिटेड में हैं, अभी बड़ी एसेट की वर्किंग कर रहे हैं एसएस की, तो यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है ना, वही है इनका। तो पी लिमिटेड को 60% जाएगा, 10 का 60% 6, और 10 का 40% 4 एनसीआई को, 13 का 60% 7.8 पी को, और यहाँ एनसीआई को जाएगा कितना, एनसीआई को जाएगा बैलेंस अमाउंट 5.2, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद चलते हैं हम निकालने आपका क्या, नेट एसेट। अब नेट एसेट कैसे निकलेगी, वही तो आपको करना है। नेट एसेट आपकी निकलेगी, नेट एसेट आपकी निकलेगी कहाँ से, शेयर कैपिटल ले लो। शेयर कैपिटल है मेरी 320, प्लस आप इसमें से ओपनिंग ले लो, ओपनिंग का जो था, ओपनिंग का एसेस, रिजर्व्स ओपनिंग का, और ओपनिंग का रिटेन अर्निंग, फिर जो आपने 6 महीने में कमाया, 6 महीने में कमाया है 15 और 10,
10 और 15 कमाया है, ठीक है। और कुछ ऐड करना है? नहीं। अगर कुछ रिवैल्यूएशन होता तो वो भी ऐड हो जाता। तो 320 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 15, तो 435 हमारा नेट एसेट आया। अब यहाँ से हम निकालते हैं गुडविल, ठीक है। पहले निकालते हैं नेट एसेट। तो नेट एसेट अकाउंट डेबिट 435, ठीक है, टू NCI। अब यहाँ पे और टू PC। NCI क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि आपको फेयर वैल्यू लेना है, और फेयर वैल्यू क्या है? जो आपकी उसी पे दे रखी है मार्केट प्राइस। अब 10 रुपये का जो शेयर है वही इसका वो है क्या, जो मार्केट प्राइस में शेयर है, जो फेस वैल्यू है वही मार्केट प्राइस है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स में निकालूँ तो 320 लाख पे कितने लिए इसने? 40% ले लिए तो 1,28,000 आएगा, और 10 रुपये के हिसाब से इतना 320 इंटू 40%, तो 128 NCI आएगा, ठीक है। NCI आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि वो जो है हमारा NCI, हम उसको फेयर वैल्यू पे बेस है, और फेयर वैल्यू आपको 10 रुपये दे रखी है, ठीक है। फेयर वैल्यू 10 रुपये, तो NCI हमारे आ जाएगा 128। और परचेज कंसिडरेशन, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, जो परचेज कंसिडरेशन है आपका कितना? 280 रुपये दिए ना आपने, 280 दिए हो, 280 इंटू 80% कर देना। क्यों? अगर आपको 60% चाहिए तो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? राइट ऑफ कर रहे हो, भूल जा रहे हो कि अब आप यहाँ पे नहीं ले रहे, तभी उसको यहाँ पे नहीं लोगे ना, तभी तो उसको 40% मिलेगा, वहाँ से एसमी से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इतना कर दो, 80% से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 280 इंटू 80% से 280 इंटू 80% 224 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये ऐसे ही होगा। क्या? NCI निकालने के टाइम NCI तो निकाल ली, जब यहाँ पे आप परचेज कंसिडरेशन निकालो तो उसका 80% कर देना। अब 80% क्यों? क्योंकि जब P ने S में इन्वेस्ट कर रखा है वो 80% है, ठीक है, और जो S ने SS में इन्वेस्ट कर रखा है वो 75% है। तो ये 280 जो है, 280 ऑलरेडी 75% है, अब मैं 80% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 60% बन जाएगा। तो हम SS का ले लेते हैं, SS में छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम छोड़ दें, जब S में आएगा तो S वाला छोड़ेगा, तो अभी हम यहाँ पे हम छोड़ दें, तो इसलिए हमने इतनी कर दी, और 128 और 435, सॉरी 224 128 माइनस 435 माइनस 128 माइनस 224, तो कैपिटल रिजर्व आ गया हमारा 83, ठीक है। अब यहीं पे हम P का भी शेयर रख लेते हैं और NCI का भी कर देते हैं ना। P लिमिटेड का रिटेन अर्निंग है, ओपनिंग में कितना है? रिटेन अर्निंग P लिमिटेड का 160, ठीक है। तो हमें यहीं पे ना वर्किंग बना लेनी है, ठीक है। यहीं पे वर्किंग बना लो कि भैया P को मिलेगा रिटेन अर्निंग में 6, रिजर्व्स में मिलेगा 7.8, और NCI को रिटेन में मिलेगा 4 और रिजर्व्स में मिलेगा 4.2। तो NCI हो गया हमारा 361, किस में हो गया? SS लिमिटेड में, ठीक है। अब हम चलते हैं S लिमिटेड पे। S लिमिटेड पे भी यही करना है हमें। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन तो है नहीं, आप सीधा पहले क्या करो, रिटेन अर्निंग पे जाओ, ठीक है। रिटेन और रिजर्व्स, ठीक है। रिटेन हमारी क्लोजिंग है, रिटेन है हमारी 160, सॉरी 50 S लिमिटेड की, और 100 है रिजर्व्स,
ठीक है। फिर यहाँ से ओपनिंग माइनस कर दो, ओपनिंग में माइनस कर दो, रिटेन का 20 है, 30 बचेगा, और रिजर्व्स का ओपनिंग माइनस कर दो तो 20 बचेगा। यहाँ से 6 महीने का माइनस कर दो तो 15 बचेगा, यहाँ पे 6 महीने का माइनस कर दो तो 10 बचेगा। अब यहाँ पे मिलेगा इसको कितना, 15 का 20% NCI को मिलेगा, NCI को मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 12 पी लिमिटेड को। अब ये रिज़र्व में इसको NCI को मिलेगा 2 और पी को मिलेगा 8, क्योंकि 80% है ना, ठीक है, 10 में से। अब यहाँ पे हम नेट एसेट निकालते हैं, तो नेट एसेट वैसे ही निकलेगी। यहाँ पे ले लो आप, इसका शेयर कैपिटल 400 प्लस ओपनिंग 80, रिजर्व और रिटेन अर्निंग की, और जो 6 महीने में कमाए हैं 15 प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। अगर कोई रिवैल्यूशन है वो भी ऐड कर लेना, प्लस कोई एडजस्टमेंट और होगी तो वो भी ऐड कर लेना, 200, 15 और 10। तो यहाँ पे हमारा 525 आ गया। क्या 525 हमारा आ गया नेट एसेट। अब यहाँ पे हम निकालते हैं गुडविल और कैपिटल जो भी है। तो नेट एसेट है हमारे पास आई 525 की, ठीक है, 525 की हमारे पास नेट एसेट आई। टू हम यहाँ पे पीसी, यहाँ पे हम नहीं गिव अप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सी जो पीसी है वही की वही छाप दो 340। तो एनसीआई हमें किस पे वैल्यू करना है, फेयर वैल्यू क्या है, जो हमें 10 रुपये दे रखी है वही है। तो 400 का इंटू 20%, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे अभी गिव अप नहीं करेगा। तो यहाँ पे 80 होगा, और फिर हमारा जो भी आ जाएगा 340 प्लस 80 525। यहाँ भी कैपिटल रिजर्व आ रहा है 105 का, कैपिटल रिजर्व यहाँ भी 105 का। अब देखो, अब ये जो NCI आया है ये यहाँ पे गिव अप करेगा, यहाँ पे कम करेगा, उसने वहाँ पे बढ़ा ली थी, अब यहाँ पे कम करेगा। तो 80 अब किस में से कम करेगा, ये एस लिमिटेड में से, एस लिमिटेड की करेगा। तो 280 का वो 20% कम कर देगा, तो 56 कम कर देगा माइनस, तो कितना बचा, तो 80 माइनस 56 24 बचा, और 24 में से इसको NCI को मिले हैं 2 और 3, तो 24 प्लस 2 प्लस 3 ये हो गया 29। ठीक है, अब जब NCI की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल NCI की वैल्यू है आपकी 29 प्लस 136.2, तो 136.2 यहाँ पे आ गया 165.2, ये NCI की वैल्यू है। और उसकी रिटेन्ड आपको निकालनी है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। टोटल रिटेन्ड अर्निंग का है, टोटल रिटेन का है, इसको वहाँ पे 6 मिले थे, पहले रिटेन हम ऐड कर लेते हैं ना। रिटेन था इससे 160 था पी का, 6 मिला SS से, फिर S से मिला हमें रिटेन्ड में 12, तो ये कितने हो गया 160 प्लस 6 प्लस 2 है, 160 प्लस 6 प्लस 2 है 178 हो गया रिटेन्ड। ठीक है, 160 प्लस 6 प्लस 2 है। फिर अब क्या चाहिए, रिटेन अर्निंग, फिर रिज़र्व्स में इसके पास है 180 ओपनिंग में, रिज़र्व्स में मिले इसको 8, कहाँ से मिले 7.8 मिला था SS से, और 8 मिला है कहाँ से S से। तो 180 प्लस 7.8 प्लस 8, तो 195.8 यहाँ से हो गया। ठीक है, रिजर्व रिटेन। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, आप सीधा कंसोलिडेशन कर दो। NCI आपके पास आ गया है, तो मैं कंसोलिडेशन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले PP है, PP को सारे ऐड कर दो आप, तो 320 प्लस 360 प्लस 320 प्लस 360 प्लस 300, डेप्रिसिएशन नहीं है, सीधा इसमें कर दो। हाँ, रिज़र्व कैपिटल रिज़र्व भी है आपका, तो वो भी ऐड कर लेना साथ में, 83 प्लस 105 188 आपका कैपिटल रिज़र्व है। ठीक है, PP हो गया। PP के इन्वेस्टमेंट डालनी नहीं है। इन्वेंट्री याद रखना, 220 प्लस 70 प्लस 50 340 माइनस 2 हमने घटा दी थी इन्वेंट्री,
गलती नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रेड रिसीवेबल आपके 260, 100 और 220, तो 580 ट्रेड रिसीवेबल हो गए। बिल्स रिसीवेबल में यहाँ देखो बिल्स पेबल है, तो ऐसा करो सबको ऐड करो 72 प्लस 30 और माइनस कर दो एक दूसरे को ही देने, तो जो पेबल है वो पेबल है, तो सिर्फ 2 बचता है। ठीक है, और कैश इन हैंड सब ऐड कर दो 228, 40 प्लस 40 तो 308, तो टोटल करें हम 308, 2, 580, 338, 980, तो 2208 आता है। अब इक्विटी हम यहाँ पे आते हैं लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल तो सेम ही रहेगी 600 ही रहेगी। फिर रिजर्व्स हमने बता दिए, रिजर्व्स हैं आपके 195.8। ठीक है, फिर रिटेन अर्निंग भी निकाल के रख लिए हैं हमने 178, और ट्रेड पेबल आपको ऐड करने आपको एनसीआई मैंने ऐड कर 165.2 है, और हमारा कैपिटल रिजर्व है 188, और ट्रेड पेबल है 470, 230 और 180, तो 880 हो गया। टोटल करते हैं इसका 188, 165.2, 178, 195.8 प्लस 600, 2207 क्यों आ रहा है ये? मैं 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिए थे, एक बार मेरे को मैच करना पड़ेगा कि क्या गलत कर दिया मैंने। 980 सही है, 388 सही है, 580 सही है, 2 सही है, ये सही है, ये सही है, 600 सही है, 194 रिजर्व्स, 179, 188 सही है, 880 सही है, 160 एनसीआई। रुक जाओ, मैंने शायद कुछ इधर उधर गलत ऐड कर दिया है। ओके, लेट मी चेक दिस। ओके, तो मेरी गलती क्या थी वो मैंने देख ली। एक का डिफरेंस आया था, वो किस लिए आया था, मैंने यहाँ पे 5.2 की जगह 4.2 लिख दिया था एनसीआई में, वो गलत आ रहा था मेरा। एक गलती की वजह से नंबर नहीं मिलेंगे ब्रदर, समझिए। और दूसरी गलती ये थी कि मतलब कि वर्किंग मैंने एक बार पहले मैंने रिटेन अर्निंग इधर रखी, रिजर्व सरप्लस इधर रखा, फिर दूसरे में जब एस का कर रहा था, तो रिजर्व एंड सरप्लस इधर रख दिया और रिटेन अर्निंग इधर रख दी, इस वजह से वो कन्फ्यूज़न हो गई, तो वो उसका भी बैलेंस इस वजह से गलत हो गया, मतलब टोटली मैच कर रहा था, इसलिए यहाँ पे 1 रुपये का डिफरेंस आया था। तो अभी हमारा पूरा ठीक है। अब मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दूँ आपको, 2 जगह गलती होती है, फिर से एक बार फिर से ठीक है। सबसे पहले हम क्या करना है, हमें ये जो इन्वेंट्री है वहाँ पे वो प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट जो है हमने माइनस कर देना, कहाँ से माइनस करना है, तो सबसे पहले एसएस का करेंगे। एसएस में क्या करोगे, सबसे पहले हम पहले निकालेंगे कि पूरे साल में हमने कितना कमाया, तो ओपनिंग क्लोजिंग लेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देंगे, उसमें से 6 महीने का माइनस कर देंगे, वो बचा, जो बचेगा वो हम होल्डिंग और सब्सिडी में बांट देंगे। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे एसएस है तो यहाँ पे 40% लगाना, तो 40% लगाना जो भी उसकी बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे पी लिमिटेड को अपनी इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी, मतलब जो 280 की इसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको 80% पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो 75% पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है 280 की। अगर मैं उसको 80% से मल्टीप्लाई करता तो 60% हो जाएगी, तो हमारी इन्वेस्टमेंट अब 60% है, क्योंकि हम यहाँ से कम कर रहे हैं एसएस लिमिटेड से उसको देने के लिए, तो यहाँ पे हमने वो कम कर दिया। फिर अब जो एनसीआई है, अब एनसीआई में ध्यान रखना हमारी क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, हमारी फेयर वैल्यू 10 रुपये है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो बैलेंस शीट में है वही है। ठीक है, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे कितना 40%, ये मैं भी ले लिया, तो हमारा कैपिटल है 40, 40% 128 आ गया, ये 352। और हमारी नेट एसेट आपको पता कैसे निकालनी है, वो ओपनिंग प्लस कर लो, फिर जो 6 महीने में कमाया वो प्लस कर लो, और कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो प्लस कर लेना, और शेयर कैपिटल आ जाएगी। सब करने के बाद आपको 425 आएगा शायद, 400 कौन गया, नेट एसेट 435 है। ठीक है,
435 इससे करने के बाद हमारे 83 का रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म। हम एस पे चलते हैं, सेम यही करना है। पहले क्लोजिंग लो, ओपनिंग माइनस करो, 6 महीने का प्रॉफिट निकालो। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो करना, ध्यान रखना। फिर नेट एसेट निकालने के लिए आप शेयर कैपिटल लो, फिर ओपनिंग प्लस करो, फिर जो 6 महीने का प्रॉफिट है वो प्लस करो। सब आ गया, सब प्लस कर लिया, फिर हमारा नेट एसेट आएगा। नेट एसेट यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मली जैसे करते हो वैसे करो। यहाँ पे फेयर वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखना, NCI का आपका 10 रुपये है, फेयर वैल्यू 10 रुपये है। तो 400 का हम 20% करेंगे, 80 आ जाएगा। NCI आ जाएगा। NCI में फिर आप अपना PC आपने जो पे करा है 340 प्लस 80 और 525 आया था, तो 105 हमारा क्या आ गया, 105 हमारा आ गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे उसको जो एस लिमिटेड में उसने होल्डिंग इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको कम करनी पड़ेगी। कितने में से, एस लिमिटेड में से ही कम करनी पड़ेगी। जिस काम कर रहे हैं उसको ही उसमें से ही कम करनी पड़ेगी। 280 का अब वो 20% कम कर देगा, 56। तो अभी हमारी कितनी आई थी, 80 कुछ आई थी, 128 आई थी NCI, वो माइनस कर देंगे। नहीं 128 नहीं आई थी NCI, 80 आई थी शायद, हाँ 80 आई थी। 80 माइनस, फिर हम वो माइनस 56 माइनस कर देंगे और प्लस जो प्रॉफिट होगा वो भी ऐड कर देंगे। तो ऐसे हमारा NCI निकल जाएगा। ये सारे करने के बाद तो आपका कंक्लूड हो जाता है ये क्वेश्चन अच्छे से। अब मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये है नवंबर 22 का क्वेश्चन है, तो नंबर देखो मेरे 54। अब देखो ये तो यहाँ पे गड़बड़ होती, ठीक है। एक ये नोट करने वाला पॉइंट है, मैं इसे सॉल्व कर दूँ और जैसे कुछ अलग से एडजस्टमेंट है, ले सेम ही दे रखी है उन्होंने 80%, 75%। बिजनेस एक्टिविटीज़ ये सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम लिखा हुआ है। 35 लाख ये लो 25%। अब ये देखो इसने क्या लिखा हुआ है, द पेरेंट कंपनी हैज़ अडॉप्टेड, 15 नंबर का क्वेश्चन था, 8.5 नंबर मिले। 8.5 डिवाइड बाई 15 के हिसाब से देखो तो 56 नंबर, हम टोटल मेरे 54 है। 56% इस क्वेश्चन में मिले। अगर यहाँ पे 14 नंबर भी मिल जाते तो मैं आराम से पास हो जाता, एग्जाम्पशन आ जाती। ठीक है, सेम ही वही बोला है इसने भी। वाई ने परचेज करा फ्रॉम जेड आफ्टर एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने परचेज करी गुड्स जेड लिमिटेड से आफ्टर एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। 35 लाख की इन्वेंट्री है, परचेज करिए तो दिखाओ ये परचेज, ये वही करना है, नेट कर देना है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रेड पेबल रेट वो होगा ना, बिल्स पेबल। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। मैं इसे सॉल्व करूँ क्या, मैं इसे सॉल्व करके और आंसर से मैच करता हूँ। तो यहाँ से बाद में करूँगा, ऑलमोस्ट अभी 12 बज चुके हैं, तो बाद में करूँगा। एक टेस्ट भी देना है मेरे को, तब तक के लिए बाय बाय।